बड़ा ज़्यादा टैक्स होता है, 40,000 कट गया, 50,000 कट गया। अब आपका हो सकता है कि आपने गाड़ी बुक कराई हो मार्च से अप्रैल के महीने में, इसके ऊपर अगले 3 महीनों में मिला के सिर्फ 10-15,000 रुपये टैक्स कटना है, 40,000 रुपये का टैक्स कट गया। तो अब तुम फर्दर मेरी सैलरी पर क्या काटोगे, मेरे को उससे ज़्यादा ही कट गया, तो उससे कहते हैं मेरा टैक्स ना काटो, तो एक्स से डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन विथहोल्डिंग टैक्स का लॉ ये है कि उसमें तो आपके इनकम के ऊपर टैक्स काटते हैं, इसमें आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स काटते हैं, गाड़ी का टैक्स तो आपका कटेगा, लेकिन अगर आप अपने अकाउंटेंट से बात करें, उसको एविडेंस दे दे तो आपका टैक्स नहीं काटते, ठीक है। अब इसी तरह फर्स्ट में आपकी बैंक के किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स है, तो आप बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे बैंक पे क्लिक करेंगे, अब बैंक में जी अलग अलग प्रोविजन के तहत टैक्स करता है। कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स कर सकता है, आपने डीडी या पे ऑर्डर बनाया उसके ऊपर टैक्स कर सकता है, आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट की उसके ऊपर टैक्स कर सकता है, ठीक है। कैश विड्रॉल का टैक्स, कोई आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की उसका टैक्स, नीचे करो ठीक है। क्रेडिट डेबिट कार्ड की कोई ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर टैक्स कटा है। अब जैसे कैश विड्रॉल है, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन, कैश विड्रॉल सर फाइनल के लिए तो कैश विड्रॉल की लिमिट खत्म हो गई जी 2020 में, ठीक है। मतलब अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2019 के बाद से, लेकिन अप्रैल 2019 से पहले आपका टैक्स कटा होगा, और ये जो रिटर्न 2019 का है तो इस पर कैश विड्रॉल में हो सकता है आपका फाइनल टैक्स का। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कैश विड्रॉल पे कितना कैश विड्रॉल किया था, उस पर कितना टैक्स है, ठीक है। फॉलो करें, कितना कैश विड्रॉल किया उस पर कितना टैक्स है। इधर आपने अपना आईबैन नंबर या स्विफ्ट नंबर देना है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। बैंक की ब्रांच की इंफॉर्मेशन देनी, सेव एंड बैक करेंगे, ये दूसरा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नई इंफॉर्मेशन देंगे। आपकी जरूरी नहीं है आपके पास एक बैंक अकाउंट, आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट, तो 3-4 बैंक अकाउंट, कहीं 500 कटे, कहीं 1000 कटे, कहीं 1500 कटे, आप सेव एंड बैक करते रहे, क्लियर होता रहेगा, हर बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं, यहाँ एक लिस्ट बनती रहेगी, ठीक है। अब बैक इसी तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर जाएंगे, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर जी ऑनलाइन अगर कोई ट्रांजैक्शन की है, डीडी बनवाया, पे ऑर्डर बनवाया, उसके ऊपर जो टैक्स कटा, बैंक की इंफॉर्मेशन दें, कितनी अमाउंट थी, उस पर कितना टैक्स कटा ये था, ठीक है। अच्छा जी, ये रह अब फर्ज करें आपने गाड़ी क्या टोकन टैक्स जमा करने गया एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है। वहाँ पर इनकम टैक्स भी आपका कटेगा, अगर आपकी 10 साल से वाली गाड़ी नहीं है तो आपका वहाँ पर उसका इनकम टैक्स भी कटेगा, वो भी एडजस्टेबल टैक्स, वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई नई गाड़ी बुक कराई तो नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपका टैक्स कटेगा, ठीक ठाक टैक्स कटेगा, वो टैक्स भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अब व्हीकल के अंदर क्या है, ट्रांसफर है, टोकन टैक्स है, कमर्शियल व्हीकल का टैक्स है, लीजिंग की गाड़ी है उसका टैक्स कटा है। अब यहाँ पर हम आते हैं ट्रांसफर को, फर्स्ट करेंगे आपका ट्रांसफर ऑफ द एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपका टैक्स क्या इंफॉर्मेशन देनी है, आपकी अमाउंट कितनी थी, उस पर कितना टैक्स कटा, और व्हीकल की इंफॉर्मेशन, गाड़ी की इंफॉर्मेशन है कि गाड़ी का नंबर क्या, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी का मेक मॉडल वगैरह देना है कि फर्स्ट करेंगे जैसे सुजुकी है, सुजुकी की लियाना है, उसका ये नंबर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, 10 लाख रुपए की जो है उसकी रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए के ऊपर हो गया, 40,000 रुपए का टैक्स कटा है, ठीक है। बात समझ आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा पीछे जाओ, पीछे पीछे 4 नंबर यूटिलिटीज। अब देखिए फर्स्ट करेंगे आपका बिजली का बिल आप ही के नाम पर और आपका टैक्स कटता है, फर्स्ट वैसे बिजली के बिल पे डोमेस्टिक कंज्यूमर थोड़ी अमाउंट से टैक्स नहीं करता, लेकिन पीटी सेल पे आपका टैक्स कटता हो, अगर आपके घर पे लैंडलाइन है तो पीटी सेल पे आपका टैक्स कटता हो, आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो उसका टैक्स भी कटता हो, वो किसी के भी नाम पे हो, देखिए किसी के नाम पे तो नहीं हो सकता, जाहिर है वो नाम के साथ आपको कंपनी सर्टिफिकेट देती है, ठीक है, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि पीटी सेल की लैंडलाइन अपने नाम पे करा लें, बहुत आसान प्रोसेस है, एक दिन में हो जाएगा। लेकिन जो बाकी है गैस बिजली वगैरह वो तो अमूमन आप रेंट पे है तो जी बिजली के भी जैसे मैं बताऊं कि डोमेस्टिक कनेक्शन पे बिजली पे भी बहुत थोड़ी अमाउंट तक टैक्स कटता ही नहीं, ऐसे डोमेस्टिक रेजिडेंशियल पे ही कमर्शियल पे टैक्स कटता है, रेजिडेंशियल पे ठीक है। वो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट बनी है ना, जब आप ज्यादा कंजम्पशन हो तो नहीं है, कहा रेजिडेंशियल पे नहीं, रेजिडेंशियल आपका बिजली पे टैक्स नहीं करेगा, ठीक है। लैंडलाइन पे कर सकता है, मोबाइल फोन पे तो आपका प्रीपेड पे जब आप क्रेडिट डलवाते हैं आपका टैक्स कटता है,
क्या आप साल के एंड में जाके अगर उनसे एक सर्टिफिकेट ले लें, तो आपको सर्टिफिकेट देंगे जज वाले कि भाई इनका इतना हमने डिडक्शन किया पूरे साल में, इस पीरियड से इस पीरियड, इस डेट से इस डेट के दरमियान हमने इतनी डिडक्शन की, वो डिडक्शन आप जाकर उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो कैसे देंगे वो बताता हूँ। सेलफोन पे ये पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों पर है? आप लोगों के पास ज़्यादा पोस्ट पेड है प्रीपेड है? प्रीपेड प्रीपेड है, प्रीपेड वाला दोनों ही है। ये प्रीपेड टेलीफोन कार्ड मैं बता रहा हूँ दोनों का। अच्छा जी, प्रीपेड में क्या है, कितना क्रेडिट, टोटल कितना क्रेडिट, कितना टैक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टैक्स कितना कटा ये तो बता दें। यूटिलिटी बताएं कि जो है वो कौन सी कंपनी, फर्स्ट करिए जायज़ है आपके पास, वारिद है, टेलीनॉर, ये इन्फॉर्मेशन है। सेव एंड बैक है, सेव एंड बैक करेंगे ये वापस से क्लियर हो जाएगा। अब आप अपना दूसरा जो मोबाइल फोन है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं, तो आपके जितना भी टैक्स कटा है वो अभी तक सिस्टम में कैलकुलेट हो जा रहा है, जो कि अभी तक एक्सीड कर गया होगा आपके ड्यू टैक्स, ठीक है। इसी तरह पोस्टपेड वाला भी करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही, पोस्टपेड वाला भी बिल्कुल ऐसे ही। एक्सीड हो जाए तो हमें वापस देंगे पैसे? बिल्कुल, मतलब रिफंड तो बनता है, रिफंड तो बस ये हो गया 5 कर जाएगा। इंटरनेट बिल्स के ऊपर भी कट रहा है जी, इंटरनेट बिल अगर आपका इंटरनेट के बिल, आपका अलग से इंडिपेंडेंट कोई इंटरनेट कनेक्शन है, आपका इंटरनेट के ऊपर इनकम टैक्स कट रहा है, तो वो भी क्लेम करें इंटरनेट बिल। इवन ये केबल जो केबल इंटरनेट है उसमें भी वो ले रहे हैं इसका टैक्स। आप आपसे टैक्स लेते हो, क्या वो आपको टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट देते हैं? आपने मांगा, उन्होंने मंथली इसमें ज़्यादा कर दिया है, उन्होंने मंथली ज़्यादा कर दिया, आपने उनसे टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट मांगा, तो मेरा पर टैक्स बढ़ गया इसलिए आपका 300 बढ़ गया। देखिए तो फिर लोकल सर्विस का होगा, वो SRB का टैक्स सिर्फ दोनों लिख रहे हैं उसके ऊपर, इनकम टैक्स भी लिख रहे हैं और सर्विस टैक्स भी। इनकम टैक्स का वर्ड है उसमें, हाँ मौजूद है, मतलब जो उनका जो चलता है उसमें लिखा होता है इनकम टैक्स और ये SRB का। अगर आपका कटता तो आपका वापस। लेकिन उन्होंने तो हमारे मंथली बिल में ज़्यादा कर दिया, अब टैक्स तो अलग से कर नहीं सकते। आपके मंथली बिल में शामिल है, आप अपने साल के एंड पे या तो देखिए, आप अगर साल के एंड में अपने तमाम बिल आपके पास है, तो आपके पास तो आ गया ना कि आपने इतना टैक्स कटा है, ठीक है, आप वो देख के भी जमा करा सकते हैं। दूसरे ऐसा ही केस होता है कि आप कैलकुलेट लोग नहीं करते, बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट है, एक टैक्स कहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसलिए बैंक से एक सर्टिफिकेट ले लिया कि भाई आप सर्टिफिकेट दे दें कि इस मंथ में आपने कितना टैक्स काटा। इसी तरह अगर आपको टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा तो सर ये बिल से भी दे सकते, बिल से आपके पास तमाम बिल मौजूद हैं, आप बिल से क्लेम कर ले आप ठीक है। अच्छा, इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, आप कभी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें भी ठीक ठाक अमाउंट टैक्स ही कट जाता है। ये दोनों टैक्सेस भी बेचते वक्त भी और खरीदते वक्त, ये दोनों टैक्सेस भी एडजस्टेबल है। इसमें भी जो परचेज या सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी है या ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, नई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है, इसमें आप जाके इसमें रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन अपनी प्रॉपर्टी की और वो टैक्स भी क्लेम करें। अच्छा, इसमें अगर फर्स्ट करें प्लॉट है तो वो प्लॉट के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स हैं, प्लॉट के ऊपर फर्स्ट करें 15 लाख का प्लॉट है और उसकी इंस्टॉलमेंट मैंने 4 भरी है 25-25 हज़ार रुपये की, तो लाख रुपए तो मैंने दे दिए, लेकिन 14 लाख उस पर ड्यू है, तो मैं वो यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा? लेकिन टोटल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स कटा आपने तो वो अमाउंट दे, टैक्स काटने वाले ने क्या आपका उस अमाउंट पे टैक्स काटा होगा जो आपने दिया ही नहीं कटा होगा। ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, ये सिर्फ आपने बताना है कि आपका टैक्स कितना कटा, ताकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पता चले कितनी है और कितना आपने ज्यादा जब आपका कट गया है या कम कट गया। अगर आपका कम कटा है तो आपने मजीद टैक्स रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ जमा कराना, अगर आपका ज्यादा कट गया है तो आपका रिफंडेबल होंगे, ठीक है। ये एक चीज है सुपर डेट, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये होती है उन लोगों के लिए सुशील रहमान जिनकी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा, ठीक है। तो अगर तो 50 अंदर आ जाए कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो सुपर डेट पे आते रहने, वरना फिर इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आती है हमारी छोटी सी रिकंसिलिएशन। पहले ये प्रोसेस
बहुत मुश्किल होता था, किसी ज़्यादा आपको ये चीज़ देखनी पड़ती। अब सैलरी क्लास के लिए बहुत आसान करती है। आपने इसे लिए देना है कि आपके पिछले साल कितने साल से इस साल उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई या कितनी कमी हुई और आप कितने रहेंगे, ये बहुत आसान। इसमें आपको एक एक डिटेल की प्रीशियस आइटम्स कितने हैं, मेरे पास जानवर कितने हैं, मेरे पास ज्वेलरी कितनी है, ये सब कुछ देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ बताएं कि पिछले साल कितने एसेट्स थे। फर्स्ट करें मेरे पास पिछले साल 12 लाख रुपए थे, इस बार मेरी 4 लाख रुपए की इनकम हुई, तो होने कितने चाहिए थे 16 लाख, लेकिन उसमें से 3 लाख मैंने खर्च कर दिए, तो रह कितने गए 13 लाख। समझिए बात, कितने मेरे एसेट्स थे, कितने की बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई और कितने रह गए, बस। इसमें अगर आपके पास कोई अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी का लमसम अमाउंट आप कंसिडर कर लें कि इतनी इसकी मार्केट वैल्यू है, वो आप इसमें कर देंगे कि करंट एसेट्स में आप उसकी टोटल अमाउंट लिख देंगे, ये मेरे पास ये अमाउंट इतने आपके एसेट्स हैं मेरे पास। मतलब 5 मार्केट वैल्यू नहीं होता, जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा उस प्राइस ही प्राइस पे करेंगे, वही प्राइस इधर लिख देंगे कि करंट ईयर एसेट्स में लिख देंगे उसको। नहीं, लेकिन जब 4 साल हो गए, 4 साल में डेप्रिसिएशन भी तो हो गई। आपने उस पर कितना खर्च किया था ये मैटर करता है हमारे, ठीक है जी। अब फर्ज करें कि आपको आपके वालिद से 2010 की कोठी इनहेरिट हो गई, वो आपको कितने की मिली, आपने उस पर कितना खर्चा किया, तो आपको जीरो शो जीरो शो करना पड़ेगा। जीरो एड्रेस देखे आपको तो जीरो पे शो, ये अगर आपने जीरो पे शो नहीं वो तो मेरा सेट हो गया ना। वो ऐसा तो आपका हो गया, इनहेरिटेड है ना, इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड तो जीरो, कॉस्ट तो जीरो है। आपको जो कॉस्ट नहीं हो जीरो, तो आपको जीरो पे ठीक मार्केट वैल्यू पे एसेट में उसका अमाउंट शो नहीं होगा, नहीं अमाउंट शो नहीं होगा, लेकिन डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो सैलरी वाले हैं वो फाइलर होना चाहते हैं, तो वो कब से अपना मतलब लास्ट जुलाई से ही करेंगे, उससे पहले भी वो सैलरी लेता रहा, सर्टिफिकेट तो उसको 1 साल का ही मिलेगा। अगर वो सैलरी देता है उसका टैक्स भी डेबिट हुआ है, तो कानून तो ये रिक्वायर करता है कि वो अपने उन सालों में रिटर्न फाइल करे। वो कब तक वो जब से वो सैलरी दे रहा है उसका टैक्स कट रहा है, उसका सही तमाम रिटर्न हमने फाइल करा। कानून तो ये कहते हैं 6 साल के बाद सब 6 साल करंट कब पहले 2019 चलेगा ना, 2019 अब सिर्फ 2019 में रिटर्न पहले भरने हैं, उसके बाद पीछे अगर जाना चाहे तो जाए, पहले आप यहाँ से रजिस्टर्ड होकर अब आ जाए 2019 क्या फॉर्ड पे देखिए सैलरी वालों को वैसे भी डिपार्टमेंट जो है ना बड़े नजर से देखती है, जो उनको पता है जो टैक्स है जो भी टैक्स है वो कट जाएगी, वो चोरी भी कर जाएगा। देखिए मतलब सर एक मसला पहले भी आया था, शायद मैंने आपसे पहले के सवाल पूछा था कि आप ये कहते हैं कि सैलरी क्लास को छोड़ दिया था तो उन पर इतना नहीं है, लेकिन माजी में भी उनका ऑडिट रेंडम नहीं हुआ है। वो इस तरह 1 साल हुआ था, उसमें ऐसा होता है जब बैलेटिंग होती है ना, तो बैलेटिंग में वो बिहार लेवल पे होता है, पूरा पाकिस्तान का होता है, जब रिटर्न सारी फाइल हो जाती है तो बैलेटिंग होती है। बैलेटिंग से पहले वो पैरामीटर देखते हैं किसको एक्सक्लूड करना है, तो नॉर्मली सैलरी क्लास को एक्सक्लूड करते हैं, तो बैलेटिंग में वो आता ही नहीं। 1 साल बीच में ऐसा हुआ जो पॉलिसी ऐसी बनी, जो भी थे उन्होंने कहा इस तरह सैलरी को भी डालते हैं, तो बस सैलरी को भी डाला और उसकी वजह से ये हुआ कि आप लोग को पता ही है उसमें भी आर्मी ऑफिसर्स के लिए काफी निकलेगा, वो भी एक इशू निकला है कॉलेज में, बाकी लोगों के हमारा भी निकला, हमारे भी ऑफिसर्स के निकले सारे ऑडिटर्स रैंडम बैठ में आ जाता है ना, तो उसमें फायदा नहीं हुआ, उसमें ऑडिट प्रोसेस तो चला, लेकिन उसमें आफ्टर ऑफ द ऑडिट प्रोसेस हमें पता चला कि कुछ निकाल नहीं पाए, टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ था, तो नॉर्मली इसीलिए हम हाथ नहीं लगाते। चलिए ये हमने आपने कहा कि ये सेक्टर टैक्स फाइल कर सकते हैं, जबकि आपकी तारीख में सितंबर थी, 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड है। तो ये बताइएगा कि सैलरी पर्सन की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो जो के टैक्सेबल है 6 लाख मोर 6.6 लाख होल ईयर 6 लाख। प्रेजेंटेशन का प्रिंट कर लें। एक क्वेश्चन था, अच्छा इसको ये बताइए सर कि अगर कोई वैल्यूड पर्सन है और उसकी सैलरी बाहर से आती है डॉलर में किसी भी फॉरेन करेंसी में, तो उस पर टैक्स तो नहीं वो डिडक्ट करते हैं, तो वो तो पहली बात तो देश
रेजिडेंट है या नहीं ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेजिडेंट है यानी रेजिडेंट का मतलब है कि 180 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रहा, 182 दिन ज़्यादा पाकिस्तान में रहेगा तो अमाउंट टैक्सेबल है। लेकिन एक चीज़ और भी उसमें देखना पड़ेगा मुझे कि क्या उस पैसे पे टैक्स वहाँ पे तो नहीं कट गया, वहाँ पे कट गया तो फिर टैक्स ट्रीटी देखना पड़ेगा उस कंट्री के साथ, पाकिस्तान की कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ टैक्स ट्रीटी में क्या लिखा हुआ। एक दफ़ा कटने के बाद दोबारा काट सकते हैं, नहीं काटते, नॉर्मली नहीं काटते, वहाँ पे अगर कटे या कोई काटे नॉर्मली। सैलरी रेमिटेंस की उसमें नहीं आती, ये सैलरी तो उसमें तो रेमिटेंस तो नहीं हो, सैलरी है ना इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी आ रही है, यही होगा ना। लेकिन आम कर रहा हूँ, आम किस लिए कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ कर आने कर रहा है ना, सेटिस्फैक्शन आप अपनी इनकम कितनी सारी चीजें बोल के सवाल क्योंकि $500 पर मंथ एज ए सब्सक्राइब काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, खत्म हो रही है, हम वेल्थ वाले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर आपके इनफ्लोज कई तरह से हो सकते हैं। किसी साल में आपको कोई आपका ब्लड रिलेशन गिफ्ट भी देते हैं तो वो भी आपका इनफ्लो जरूर है, उससे आपकी वेल्थ में इजाफा जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं, ठीक है। ये गिफ्ट का ऑप्शन है। अगर फर्ज करें कि किसी ने आपको क्रॉस बैंकिंग यानी कि किसी इंडियन होल्डर ने आपको लोन दिया है तो वो लोन है, वो इनकम नहीं है, तो उसको इनफ्लो जरूर है। पैसा आपके पास आया तो साल के एंड में वो पैसा रखा हुआ भी आपने, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं, आपकी आमदनी नहीं, तो उसको लोन में दिखा सकते हैं, यहाँ गिफ्ट में दिखा सकते हैं। जो इनकम आपने कमाई है और उस पर टैक्स कटा है वो नॉर्मल इनकम है, तो उसको इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स उसमें ये यहाँ पे डालें। ये चीज़ उनको उनके लिए कि जिनका इनकम के अलावा भी मतलब नॉर्मल सैलरी इनकम है उसके अलावा भी कोई चीज़ आई है, गिफ्ट आया, लोन आया, तो वो इन्फ्लोज में आ जाएगा। इन्फ्लोज मतलब कि दो पैसा रुपया कोई असासा आपके पास आया, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स नहीं जी। अगर तो गिफ्ट है और वो गिफ्ट अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, तो उस पर कुछ और लोन लिया हो सर समझे लोन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि वो लोन को कब कंसिडर किया जाए। अगर तो वो लोन वाकई अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है और वो लोन है तो उस पर कुछ टैक्स नहीं आएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सिर्फ इनकम पे ही टैक्स लगाने का बता, ठीक है। हम इनकम के अलावा किसी चीज पर टैक्स नहीं लगता। अच्छा, अब यहाँ से आउटफ्लोस में आते हैं। एक शख्स अगर साल में कोई आमदनी कमा रहा है तो वो खर्च भी करता है, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अगर फर्ज करें आपने एक छोटा सा ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए कि यूटिलिटीज के ऊपर आपने थोड़ा सा इसको जरूर कर दो बेटा, आपने यूटिलिटीज के ऊपर पैसा खर्च किया, घर के अखराजात हैं, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग की है, एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, खुद की कोई ट्रेनिंग हो गई, बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं और अदर्स, साथ अपने अदर्स भी डाल दें, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बता दें। पर्सनल एक्सपेंसेस अपने ठीक से बताएं। अगर आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत कम करेंगे तो भी शक होगा किसी को कि यार इतना कम पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है। ज़्यादा पर्सनल एक्सपेंसेस अपने अगर बताएंगे तो वो भी गलत होगा। आप अपनी वेल्थ को बिला वजह वैल्यू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपने 10 लाख रुपए कमाए, 8 लाख आपने सेव कर लिए, आप पर्सनल एक्सपेंसेस गलती से किसी ने ऐसे ही आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भर दिए 50,000 के, लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, उतने हुए नहीं है। आपका वाइट मनी जो आपने हलाल तरीके से मेहनत से पैसा कमाया वो आपकी वेल्थ में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में उसने उनको एक्सपेंस हो गए, ठीक है। अब ऐसे अभी ये बड़ा आसान है। नेट एसेट्स आपके पिछले साल कितने थे, अपना पिछले साल कितने थे प्रीवियस ईयर में, और इस साल कितने। ये आपने एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करनी हो कि फर्ज करें कि आपके पास जैसे मैंने बताया 10 लाख रुपए आपने कमाए, ठीक है। पिछले 10 लाख रुपए आपके पास थे, 4 लाख रुपए आपने कमाए, हो गए कितने 14, 1 लाख रुपए आपने इस साल खर्च कर दिए, रह कितने गए 13। बस ये कैलकुलेशन करनी है। करंट ईयर का बता दें कितने एसेट्स अब हैं, प्रीवियस ईयर का बता दें कितने एसेट्स पिछले साल 30 जून को थे, पिछले साल 30, यानी अगर आप इस साल का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो 30 जून 2018 को कितने एसेट्स थे और अब 30 जून 2019 को आपके कितने, ये दोनों वैल्यूज आपने देखी। इसलिए एक सवाल था मेरा कि जैसे आपने बताया कि आपने सारे एक्सपेंसेस हमने लिख दिए, अब कोई चीज़ हमने परचेज की है, कोई भी चीज़ एक्सपेंस, लेकिन उसकी एक वैल्यू है कि हम उसको रीसेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीदी, उसको हम रीसेल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। हमने उसको वहाँ पर भी शो कर दिया, मतलब करंट
करंट ईयर एसेट्स जो है हमारे पास सीन ठीक है कि 5 लाख रुपीस का हमने शो करा दिया। ठीक है अब जब आप आगे कह रहे हैं एक्सपेंसेस में भी हमने उसको शो करा दिया कि हमारी ये एक्सपेंस जो हमारी सैलरी थी उसमें तो हमने इतना ही खर्चा कर दिया, हमने इतना ही खर्चा कर दिया। अब हम उसमें जाकर अलग से लिखेंगे इस चीज को कि अब हमारे जो क्या वो हमारा ये करंट एसेट्स ये भी हो गया और आउटफ्लो भी हो गया। मैं बताता हूँ, आप अपने ज़हन में कोई एसेट ढूंढ सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा एसेट होगा जो आप कुछ देर बाद महीनों बाद बेचने मैं में। कार की एक एग्जांपल ले लें, आप ये बताएं कार इस 3-5 रुपये है नहीं है लेकिन आपने एक्सपेंस तो कर दिया, एक्सपेंस नहीं किया, आप उसको एसेट्स में शामिल करें, एसेट्स में शामिल कर आप उसको एसेट्स में शामिल करें, करंट ईयर के एसेट्स में शामिल करें, एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। गाड़ी की जो कीमत है वो आप इनमें से कहीं नहीं गिरा सकते, वो आउटफ्लो तो हुआ। सॉरी सिंपल तरीका बता दो। अब जब गाड़ी खरीदते हैं तो क्या होता है, आपके पास कैश होता है और कैश आप देते हैं और गाड़ी आपके पास आ जाती है, यही होता है ना। जी तो बेसिकली क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ एसेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कन्वर्जन ऑफ एसेट फ्रॉम कैश टू मोटर व्हीकल, यही हुआ है ना। एक्सपेंस काम करता है, इसका एक्सपेंस नहीं करनी एसेट्स में देता है। एक्सपेंस तो वो है जो खत्म हो गया, आपने खा लिया, फूड कंज्यूम कर लिया, कपड़े पहन लिए, तो एक्सपेंस ऑन हो गया, वो अब क्लियर हो गया। इसमें क्योंकि इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे फ्रेंड ये होता है जो सेटलिंग क्लास है वो ज़्यादातर सेविंग कल्चर में अगर जाती है तो कमेटी वगैरह के दूसरा होता है। वो अमाउंट जो 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद बनती है वो अचानक एक अमाउंट आ जाती है 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए, तो वो तो हम इधर तो शो कर रहे होते हैं कि हमने खर्च कर दिया, लेकिन वो अमाउंट अचानक हमारे अकाउंट में आती है तो उसको किस तरह से शो मतलब करेंगे। अच्छा देखिए, इस रिटर्न के अंदर मैं इसमें बिल्कुल रिकॉर्ड शुरू करके बैठे, इस रिटर्न के अंदर ये जरूर है कि जब आप एसेट्स की तफसीलात में जाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा तफसील लेना चाहेंगे एसेट्स की, तो वो नहीं इस रिटर्न में, क्योंकि ये बहुत सिंपल रिटर्न है, सिंपल जो जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनके, ठीक है। अगर तो इन केस आप बहुत ज़्यादा एसेट्स की तफसील देना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें